नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं राकेश सर। राकेश सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राहुल गांधी कोटा पहुंचे और कोटा पहुंचते ही जो छात्रों में उत्साह दिखा वो वाकई वर्षों से देखने को नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि पहली बार छात्रों से कोई बड़ा नेता इस तरीके से सीधा आमने सामने था। बच्चे नारे लगा रहे थे। सबसे पहले जाते ही उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, हम सरकार को भी नहीं कोसेंगे, हम राजनीति की भी बातें नहीं करेंगे। एक छात्रा ने सरकार से मांग करने की बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आज हम सिर्फ आपकी बात सुनने आए हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में उन्होंने कई संदेश दिए हैं और उन्होंने ये भी बता दिया कि जितना पैसा कोचिंग सेंटर और इन सब पर खर्च हो रहा है उसमें भारत सरकार के 5-6 विभागों का बजट है। अब इतने बड़े सिस्टम को लेकर भी सरकार नहीं कुछ कर रही है, लेकिन आज की इस छात्रों की बातचीत ने दिल्ली सरकार को बड़ा डिसबैलेंस किया है। इतना रोक टोक के बावजूद भी इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसमें बहुत बड़े नेताओं का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि छात्रों का मामला था। भीड़ तो ला सकते हो भर के, किराए की ला सकते हो, छात्र नहीं किराए के मिलेंगे आपको जो छात्री हो। तो आज कोटा की धरती से एक संदेश दिया है। इस संदेश को सर आप कैसे देखते हैं? इस संदेश का भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा? फिर मैं 2 सवाल मेरे और हैं, वो मैं बाद में पूछूंगा। शिव कुमार, कोटा से जो संदेश गया है इसका नाम ही था छात्रों की गूंज। मुझे लगता है ये गूंज फ्रांस के एक शहर में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच गई होगी। आज तो इंटरनेट का युग है, भारत में इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतने सारे विद्यार्थी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ जो अमला गया है उसने उन्हें बताया ही होगा, ब्रीफिंग दी होगी, देना ही चाहिए। हम अगर कोटा के प्रदर्शन की, इस आयोजन की बात करें, प्रदर्शन नहीं था, ये संवाद था, परस्पर बातचीत थी, डायलॉग था। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने 2029 की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि यह शंखनाद पूरी तरह गैर राजनीतिक मुहावरे में, नॉन पॉलिटिकल मंच से और बिना पॉलिटिक्स की बातें किया गया है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति का, किसी राजनेता का, किसी पार्टी का कोई भी कदम गैर राजनीतिक नहीं होता। अंततः उसके मंतव्य, उसकी मंशा राजनीति ही होती है। राहुल गांधी के संवाद को अगर हम इस रूप में देखें कि उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं हुई, उन्होंने पहली फुर्सत में कह दिया कि हम यहां से राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, सिस्टम, परीक्षाओं में घालमेल, अनियमितताएं, खर्चे, इन सब चीजों पर बात करेंगे कि भारतीय परिवार, भारत के माता पिता जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है। देखिए, आंकड़ों से अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत की सिर्फ 5 परीक्षाएं, NET, JEE, SSC, UPSC और RRB, इसकी तैयारी जितने छात्र और उनके परिवार करते हैं उनका हर साल का खर्च कितना है? 3,50,000 करोड़, 3.5 लाख करोड़। और बाकायदा PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ राहुल गांधी ने वो सब दिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो खर्चा है परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों का, ये भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट का 3 गुना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, विज्ञान और महिला बाल विकास, इन 5 मंत्रालयों के कुल बजट के बराबर है। और बदले में क्या मिलता है युवाओं को? उन्होंने कहा बदले में मिलता है तनाव, अनिश्चितता, बेरोजगारी और टूटते सपने। जो खर्च सरकार की जिम्मेदारी है उसका बोझ आज सरकार उठा रहे हैं। देखिए, इस वाक्य में इतना बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि वे जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं,
उसको रेखांकित कर दिया। और देखा जाए तो राहुल गांधी जी, सर आप पढ़े वो तो दौर दूसरा था, हम आपके 10 वर्ष थे पीछे, 10-12 वर्ष पीछे, तब भी दौर दूसरा था। फीस थी ही नहीं, क्लास में नंबर और बढ़िया रहते थे तो 1.5-2 रुपया महीने की फीस होती थी, वो भी मुआफ हो जाती थी क्योंकि टॉप बच्चों में होते थे। तो हम तो यही नहीं जानते कि फीस भी लगती है। अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो पता लगा कि फीस होती है। ऐसे दौर में सरकार क्यों नहीं राहत करती? कई लोग हैं वो सवाल करते हैं कि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, बाजारीकरण हो गया है। सर अच्छी शिक्षा नहीं होगी, गुणवत्ता परक शिक्षा नहीं होगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं बिल्कुल श्योर हूं, शिक्षा इसीलिए ही देश की प्रगति का कारण है, जैसे हमारे दक्षिण भारत के राज्य। देखिए, इसीलिए राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूरा फोकस शिक्षा तंत्र पर रखा है, एजुकेशन सिस्टम पर। उन्होंने आगे जो कहा है वो भी सुन लीजिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गई है। जरा सोचिए, देश भर के परिवार कितना पैसा एनईटी की तैयारी पर खर्च करते हैं, वो भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट के बराबर है। आज कोटा से और देश के हर कोने से लाखों युवा एक सुर में कह रहे हैं, इस व्यवस्था ने हमारे साथ अन्याय किया है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये रिजेक्शन सिस्टम है। आपको सिलेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है। 3,03,000 विद्यार्थी बैठे एक सीट के लिए, तो एक का सिलेक्शन, बाकी सब रिजेक्ट। पूरी व्यवस्था को आमूल चूल बदलने की बात कर रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी को कभी ये मौका इस देश में मिले, ये देश उन्हें कभी ये अवसर दे कि वे अपने सपनों की व्यवस्था लागू कर सकें। वे ऐसी व्यवस्था, ऐसा तंत्र विकसित कर सकें जिसमें विद्यार्थियों को इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च न करने पड़े। सरकार इस जिम्मेदारी को उठाए। सरकार कर सकती है। जब आप इतनी सारे लाड़की बहना, लाडली बहना के नाम पर इतनी खैरात बांटते हैं, तो युवा पीढ़ी को रोजगार और शिक्षा के लिए सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकती है। परीक्षा फीस माफ कर दी जाए, परीक्षा में कोई फीस नहीं लगेगी, आप ऑनलाइन फीस भरिए। ये इतना पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है और हासिल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो राहुल गांधी ने आज कोटा से जिस तरह की आवाज दी है, और खास तौर से उसमें वहां जो उन्हें प्रतिक्रिया मिली, मंच से जो बातचीत हुई है उनकी विद्यार्थियों के साथ, जो संवाद हुआ है, जो सवाल जवाब हुए हैं, वो इतने सार्थक हैं कि भारत की राजनीति में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आमतौर पर राजनेता कहाँ ऐसा संवाद करते, एक तरफा मंच से भाषण देते हैं, चले जाते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ आयोजन हुए हैं ऐसे, कई राजनीतिक दलों के और नेताओं के, लेकिन राहुल गांधी तो खाट सभा से लेकर किसानों से बात करने, और अभी पिछले 1 साल में कितने ऐसे वर्ग हैं समाज के जिनसे उन्होंने सीधे संवाद किया है। अभी चंद दिनों पहले दिल्ली के ऑटो वालों से बात की उन्होंने। तो कोटा की ये जो धमक है, ये गूंज है, ये दिल्ली के कानों को बहरा बना रही होगी। और उसमें से भी इसे रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया सरकार ने। सारे प्रयास कर लिए, कोचिंग संस्थानों को धमका दिया गया, हॉस्टल के संचालकों को धमकी दी गई, खुद विद्यार्थियों से कहा गया न जाएं, लेकिन स्वतः स्फूर्त पहुंचे। आपने बहुत अच्छी बात कही अपने उसमें कि ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं थी, सरकारी बसों से लाए गए लोग नहीं थे, जैसे मोदी जी की सभाओं में लोग लाए जाते हैं। सत्ता भी नहीं है उस राज्य में कि भाई हम ये कहें कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और वो तो चारों जहां आयोजन करने जा रहे हैं वहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं। हम चाहेंगे कुछ दृश्य हमारे दर्शकों को आप दिखा दें, कुछ कोटा के नजारे, तो दर्शक लाभान्वित हो सकें। ये राहुल गांधी के ट्रेन का दृश्य है, जब वो चढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा अलविदा कोटा। ये वापसी के समय का है, जब कार्यक्रम के बाद वहां से लौटते के समय का है। लेकिन अगर कार्यक्रम में उन्होंने जो संवाद किया वो भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की। तो आज ये जो लड़ाई शुरू हुई है, अगले चरण में वो आपके उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है। संभवतः कोटा के बाद प्रयागराज है, फिर पटना, फिर दिल्ली।
तो जो जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार की जवाबदेही की थी कि सरकार अपनी तरफ से कोई कदम उठाती, कम से कम मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए था अभी तक। सरकार कुछ नहीं कर रही, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि इस जैन जी से राहुल गांधी का जो संवाद है, ये मोदी शाह की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि यही तो भविष्य का वोटर भी है। इनमें से ज्यादातर अगली बार चुनाव में वोट डालेंगे, सब बालिग हो गए, सब 18 साल वाले होंगे। जो नहीं होंगे तो अब हो जाएंगे 18 साल के, 2029 से पहले हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे। तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं। देखिए और सर, कोटा भीड़ में, देखिए, जी भीड़ बिल्कुल, देखिए। भयंकर भीड़ थी। पूरा दशहरा मैदान जो कोटा का है भरा हुआ था, और कोई अराजकता नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पुलिस से कोई झूमा झटकी नहीं। शांतिपूर्वक राहुल गांधी पहुंचे, मंच पर संवाद किया, अपनी बात रखी, छात्रों की बात सुनी, रवाना हो गए। अब जिसको जो समझना हो समझता रहे, जिससे जो देखना हो इसमें। लेकिन असल में ये एक ऐसी लड़ाई राहुल गांधी ने छेड़ दी है जिसके परिणाम निश्चित तौर पर बहुत दूरगामी होंगे। जी शिव कुमार। सर, आज की इस रैली में एक चीज और देखने को मिली। बच्चों ने वो सच्चाई बयां करनी चाहिए कि 15 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं। कुछ न कुछ हम टेक्निक की भी बात करें, तकनीकी बात करें, बिल्कुल। और 15 लाख में महज 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी रिजेक्शन होता है। वो लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। तो जो सर रिजेक्ट होते हैं, जैसे पहले उसमें से 2,000 सिलेक्ट किए जाते हैं, पहले उसमें प्री पास करते हैं, प्री पास करने के बाद मेन पास करते हैं, मेन पास करने के बाद फिर उसमें से 2,000 इंटरव्यू को निकाले जाते हैं। तो जो सर मेन तक आ जाते हैं, उन्हें सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती? कोई ए क्लास की नहीं, अगर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उससे लोअर क्लास का कोई भी जॉब उन्हें ऑफर मिल जाए। उन्होंने प्री और मेंस तो निकाल दिया है, एक इंटरव्यू हो जाए, सरकार को वेल क्वालिफाइड लोग मिल जाएंगे जो प्री और मेंस निकाल चुके होंगे, और उन बच्चों को रिजेक्शन का एक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि आप रिजेक्ट हो गए। देखिए ये तो आंकड़ा, सरकार के पास अच्छे बच्चे हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी है बिल्कुल, सचिवालय में ले लो, और विभाग हैं जैसे आंगनबाड़ी, पीडब्ल्यू, जो विभागीय है जहां ले सकते हो। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सैलरीड, मतलब वेतन वाले जॉब हैं, सैलरीड जॉब हैं, उनकी क्या दशा है। उन्होंने कहा 1,000 बच्चे एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, यानी 1,000 बच्चे पढ़ते लिखते हैं, वे नौकरी की उम्मीद में ही अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें से नौकरी कितने पाते हैं? 12 बच्चे। 12 बच्चे वेतन वाला जॉब पाते हैं, रोजगार पाते हैं, बाकी 300 बेरोजगार हो जाते रह जाते हैं। बचे हुए 700 जो हैं वो गिग वर्कर, कुली, मनरेगा से जुड़ेंगे या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, यानी सीधे रोजगार, आपको वेतन वाला रोजगार नहीं मिलेगा। इस सिस्टम पर वे सीधे निशाना साध रहे हैं, इसे बदलने की जरूरत है। अब वे कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, और उसके आगे उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, उनका क्या विजन है आगे की योजनाओं का, वो भी देश के सामने उन्हें रखना चाहिए, और समय पर रखेंगे। अगर कभी अगले लोकसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में वे इन बातों को शामिल करेंगे, तब हम उस पर फिर से बात करेंगे। लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, उससे तो भारत सरकार भी इनकार नहीं कर सकती। आज कल राहुल गांधी के कोटा के इस संवाद को दूरबीन लगा के, खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, टेलीस्कोप लगा के बीजेपी का आईटी सेल सब देखता रहा होगा, लेकिन एक इतना सा भी झोल नहीं मिला उन्हें इस भाषण में। कोई चूक नहीं मिली, कोई आंकड़े की गलती नहीं मिली। तमाम लोग, देश भर के पत्रकार और चिंतक लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का ये संवाद बेहद सार्थक संवाद था। तो अब ये गेंद बीजेपी और मोदी शाह के पाले में। मोदी जी बताएं उनके पास क्या प्लान है। मोदी जी बताएं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है तो खंडन कीजिए, आप बताइए। और सरकार जो कर रही है उसकी भी राहुल गांधी वहां जाने से पहले
पर्याप्त खिल्ली उड़ा चुके हैं, वो भी, उसको भी हम दोहरा देते हैं। उन्होंने क्या कहा, हमने बात की थी जिस पर के टेलीग्राम को जो उन्होंने बैन किया है उससे क्या होगा। राहुल गांधी ने लिखा था, संभवतः ये कोटा रवाना होने से पहले का ट्वीट है उनका, मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। कितनी बढ़िया बात कही है। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन, तैयारी, वे सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और यह फुल प्रूफ भी नहीं है, यह देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप पर। परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, प्रश्न पत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे, दिखावे में कोई कमी नहीं होगी। और बीमारी की जड़ पर एक भी वार नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं के खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी, दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे वही बात राहुल गांधी ने कही है। जो टेलीग्राम का संस्थापक है उसने तक खिल्ली उड़ाई है। उसका जो मुखिया है टेलीग्राम का, उसने कहा कि भारत के लोग इतने, जी सर, एक टेलीग्राम से थोड़ी रुक जाएगा। ना तो व्हाट्सएप बंद था, ना फेसबुक बंद था, ना इंस्टा बंद था, और फिर अब तो आप जो ट्रू सेलर है उससे भी आप कोई मैसेज कहीं भेज सकते हैं, तो फिर रुका क्या? ट्रू कॉलर पे, बिल्कुल ट्रू कॉलर से। अरे मैंने तो आपसे बातचीत में शाम को ये कहा था कि ईमेल कर दीजिए ना, बल्क मेल हो जाता है। एक बार में आप बल्क मेल करेंगे तो न जाने कितने लोगों तक पहुंच जाएगा। अब ट्विटर पर भी मैसेज चला जाता है, ट्विटर पर ही चला जाता है, कहां कहां बल्क में रोकेंगे। चला जाता है, ट्विटर पर भी बल्क में चला जाता है। बिल्कुल, इसीलिए वो जो टेलीग्राम का संस्थापक है उसने खिल्ली उड़ाई है कि भारत की सरकार पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम पर रोक लगा रही है। 150 मिलियन भारत के लोग जो हैं, जो टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके हकों पर डाका डाल रही है, उन पर ताला लगा रही है। सबका दोष क्या है भाई? जो लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, क्या वे सब पेपर लीक माफिया से जुड़े हैं? उनमें से हर कोई पेपर लीक के काम में लगा है क्या? उसने ऐसे ही और 2 ट्वीट किए हैं खिल्ली उड़ाने वाले, और पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, भारत में आपने टेलीग्राम प्रतिबंधित किया है, बाहर तो नहीं किया ना। भारत के बाहर कहीं लीक करके, बाहर के बाहर कहीं लीक हो, किसी आदमी ने एक जगह लीक करके भारत के बाहर के किसी इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूजर को भेज दिया, वहां से उसने निकाल कर एक व्हाट्सएप पर भेज दिया। क्या करोगे आप फिर? वायुसेना लगा रहे हैं, थल सेना लगा रहे हैं। ये सब दिखावा जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच्ची बात, क्योंकि सरकार अगर जवाबदेही महसूस करती तो अब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका होता। अब देखते हैं राहुल गांधी के इस आंदोलन से बीजेपी और वो जो दूसरी बहुत बड़ी पार्टी अचानक आई है, कॉकरोच जनता पार्टी, अभी हमने सुना उसने ऐलान कर दिया शिव कुमार कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग तो पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि चुनाव लड़े और सरकार बनाए केंद्र में। हमने तो अपना एफिडेविट भी बनवाना शुरू कर दिया था कि हमें अप्लाई करेंगे टिकट के लिए। बिल्कुल, तो अगर हम तो चाह रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी केंद्र में। इतना कार्यकर्ता तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास भी नहीं है। 3 करोड़ फॉलोअर हैं महज 3 दिन में। 3 दिन में तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, पता नहीं क्यों पीछे हट गए। सरकार बनाते नरेंद्र मोदी जी की। एक अंतिम सवाल आपसे मैं थोड़ा सा और समझूंगा, छोटा सा एक जी। राहुल की इस रैली का दिल्ली पर कुछ असर पड़ेगा? वैसे तो सांसद बिक रहे हैं, तो कुछ भी अब कहने को अत्युक्त बचा नहीं। देखिए, दिल्ली और दिल्ली के शहंशाह नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह के आंदोलनों से। दिल्ली की सीमा पर किसान 1 साल से ज्यादा बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, क्या फर्क पड़ा? वो तो चुनाव आने वाला था, इसलिए सुध आई कि भाई किसानों के वोट लेना है, तो कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन इस बार युवाओं की अनदेखी करना मुश्किल होगा। हमने जैसे शुरू में कहा ना, इसकी गूंज फ्रांस तक पहुंच चुकी होगी,
हेडलाइन मैनेजमेंट की तैयारी हो गई होगी कि किसी तरह से राहुल के इस छात्र संवाद को, छात्रों की गूंज को पटरी से उतारा जाए। कुछ ऐसा या तो करवा दिया जाए राहुल के आयोजन में, उनके संवाद में, या कोई और दूसरी ऐसी घटना कर दी जाए जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। क्योंकि फ्रांस में आप डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं कर सके, हिज एक्सीलेंसी करते रहे। अपने मुंह से आपने भारतीय नाविकों की हत्या का मामला नहीं उठाया, पत्रकार ने मामला उठाया, ट्रंप ने किंतु परंतु करके जलेबी बना के जवाब दे दिया। आप तब भी चुपचाप बैठे रहे। कम से कम जब पत्रकार ने सवाल पूछा था ट्रंप से, तब वही कुछ कह देते। ट्रंप तो कहता रहा मोदी जी और भारत अमेरिका में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत धंधे लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो हम क्या अब इसके लिए बचे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के काम में लगे रहें? ट्रंप जो कहे वो सब नरेंद्र मोदी करते रहे। मोदी जी ने एक बार भी अपने भाषण में कहा कि अमेरिका से निवेश आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? वो तो उल्टा रहा है ना, ट्रंप ने तो उनके मुंह पे कह दिया। और अंतिम बात, ट्रंप कह रहा है कि भारत पर हमला हुआ तो मैं उसका साथ दूंगा, मोदी प्रधानमंत्री रहेगा तो साथ दूंगा। कौन हमला करने वाला है भारत पर अभी? और क्या पाकिस्तान ने अगर हमला किया भारत पर, तो क्या सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ खड़ा होगा? अभी ऑपरेशन सिंदूर में कहां किसके साथ खड़ा था? क्या मदद की उसने हमारी? तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। फ्रांस की इस यात्रा में भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौर में ही, ठीक इसी समय, एक कमान बनी थी इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, उसमें से इंडो शब्द हटा दिया है। यानी हिंद शब्द मिटा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी सरकार ने। नक्शा जारी किया अमेरिकी प्रशासन ने, उसमें भी हमारे अक्साई चीन और कश्मीर के आसपास के उधर के कुछ इलाके पाकिस्तान और चीन में दिखा दिए। प्रधानमंत्री बैठे हुए वहां पे, हाथ उसका पकड़कर स्टेज पर चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। हिज एक्सीलेंसी कहते कहते थक नहीं रहे हैं, पर्ची में से देख देख कर बोल रहे हैं। और ट्रंप नक्शा ही बदले दे रहा है हमारे देश का। सर इतना तो हम लोग भी देखते नहीं है। इतना तो कोई नहीं देखता जितना वे देखते रहते हैं। अरे हम लोग तो एक्सटेम्पोर बात करते हैं, हम लोग कोई पर्ची देखते हैं, कभी कोई आंकड़ा देखना हो मोबाइल में, क्या ठीक सर है, कभी कोई मौका लगेगा कि मोदी जी से बात हो पाए, वो बात करने को एग्री हो? अपने साथ हाँ कम से कम अगले 7 जन्म नहीं। 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, हमारे आपसे क्या बात करेंगे वे? किसी से भी हम क्यों, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं हम, और आप तो बहुत साधारण छोटे चैनल वाले हैं। तो हम सर वहां के कई स्टोरियों का बिना आमने सामने किए हुए दंश झेल रहे हैं। फिर सामने क्या होगा, सामने तो क्या होगा? नहीं, वे करते हैं। आप बटुआ रखते हैं कि नहीं? आपके चेहरे पर इतना तेज कैसे है? आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं? ये वाले इंटरव्यू होते हैं। और मोदी जी अपनी तरफ से कुछ भी उड़ान छल्ले की गप मार देते हैं, मुंडी हिलाते रहते हैं पत्रकार। हम तो सर तो ये भी पूछ लेंगे, लेकिन वो 2-3 सवालों का भी तो जवाब देते हैं। नोटबंदी से क्या हुआ, उज्ज्वला गैस योजना के सिलेंडर, मैं तो उन्हीं की योजनाओं पर चर्चा करूंगा, मेरी अपनी कोई सवाल नहीं होगा। इसीलिए तो आपका सामना नहीं कर रहे। आप पूछने लगोगे कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते आजकल आप, चीन शब्द का उच्चारण कब से नहीं किया है? छोटी आंख वाले गणेश जी खरीदने से हमसे मना करते हो, और खुद कर रहे हो $100 अरब के घाटे का सौदा चीन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कैसे कर दिया था? आप ऐसे सवाल पूछोगे तो आपसे क्यों मिलेंगे भाई? वो इस जीवन में आपका सामना कभी नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए चलिए सर, इस खबर को अब यही विराम दिया जाए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।